से जुड़ी बड़ी खबर अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। लगातार दूसरे चरण की वोटिंग के दिन देखा जा रहा है कि हर घंटे नए रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। लोगों के मन में काफी उत्साह है और यही देखने को मिल रहा है कि 1 बजे तक करीबन 50% वोट हो चुके हैं। देखने को मिल रहा है कि कैसे लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई है पोलिंग बूथों के बाहर और बड़े बड़े दिग्गजों की आज बारी लगी हुई है। देखा जा रहा है कि लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है इस बार चुनाव को लेकर। अलग ही समीकरण देखने को मिल रहा है, किसका पलड़ा भारी है, क्या कुछ होने वाला है इस मामले में। ज्यादा अपडेट के साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं हर्षजीत से। हर्षजीत, क्या आज कुछ चल रहा है, क्या कुछ समीकरण बैठ रहा है? देखिए, बम्पर वोटिंग की जहां तक हम बात करते हैं तो बम्पर वोटिंग पहले चरण में भी खास तौर पर महिलाओं ने ही की थी और दूसरे चरण में भी महिलाएं ही करती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। वो तस्वीर आप देखिएगा, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस तस्वीर में कैसे व्हील चेयर पर एक दिव्यांग महिला आती है, वोट करती है और जब वो वोट करने के बाद जाती है तो वो कहती है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आना जरूरी समझा। हालांकि उसकी हालात बहुत खराब थी, फिर भी वो व्हील चेयर पर आती है। यही वो तस्वीर है जो ये दिखा रही है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश को बम्पर वोटिंग मिल रही है। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि कैसे महिलाएं बम्पर वोटिंग कर रही हैं और आगे आने वाले समय में एनडीए की सरकार ही बनेगी। देखिए, बम्पर वोटिंग जो हो रही है, बम्पर वोटिंग के 2-3 दायरे हैं। एक तो ये कि महिलाओं को जिस तरीके से हर एक तबके ने लुभाने की कोशिश की, लेकिन विश्वास उनका एनडीए गवर्नमेंट पे ही था। बिल्कुल, नवेंदु जी से भी जान लेते हैं कि कैसे बुजुर्ग भी हमें देखने को मिल रहा है कि कतारों में लगे हुए हैं। वोटिंग का फीसदी जो है 50% पहुंच गया सिर्फ 1 बजे तक। तो आगे और कितने रिकॉर्ड टूटेंगे? देखिए, अभी तक के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। यानी देश की आजादी के बाद से जिस तरह से बिहारी इस बार अलग ही उत्साह में नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि पुराने सारे रिकॉर्ड तो टूटेंगे ही टूटेंगे। इस बार जो सरकार बनेगी वो एक अलग तरीके की सरकार होगी। इतना प्रचंड बहुमत होगा कि जो विपक्षी गठबंधन होंगे, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, इस बार उनको समझ में आएगा कि जब लोग लोकतंत्र के महापर्व को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ हुंकार भरते हैं तो उसकी तस्वीर क्या नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप ये सवाल करिए कि आखिरकार अचानक से इतनी वोटिंग क्यों बढ़ी है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, हम सुबह से बता रहे हैं, लेकिन एक और बड़ा कारण है और उस पर गौर करने की जरूरत है। और वो क्या है? कल दिल्ली में जबरदस्त बम विस्फोट होता है, 8 से 10 लोगों की जान चली गई है और मोदी सरकार में 2014 के बाद से ये पहला बम विस्फोट है, अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए। कांग्रेस के समय में आपने देखा होगा, खबरें आती थी चुनाव के दौरान, कभी पटना में बम ब्लास्ट, कभी मुंबई में बम ब्लास्ट, कभी जयपुर में, कभी बिहार के किसी इलाके में, महाराष्ट्र बंगाल के किसी इलाके में। लेकिन मोदी सरकार जब से बनी थी तब से जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो कहीं बम ब्लास्ट नहीं होते थे। और ऐसे में बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग से ठीक पहले अगर इतना बड़ा बम ब्लास्ट होता है, वो भी राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास, जहां सोमवार को छुट्टी रहती है, तो वो कई सवाल पैदा करता है और लोगों में एक मैसेज जाता है कि जहां मोदी सरकार में हम सुरक्षित थे, तो क्या अगर सरकार बदलेगी तो हमारी सुरक्षा खतरे में होगी। तो यह भी एक बड़ा कारण है कि इसे देखते हुए लोग जो है, खासकर हिंदू, वो घरों से जबरदस्त तादाद में निकल रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम बड़ी संख्या में वोटिंग करते हैं। आप सीमांचल को देख लीजिए, किशनगंज में सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं वोटिंग के। वहां सबसे ज्यादा वोटिंग होती है क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमान है वहां पर। बिल्कुल, आपने सीमांचल का जिक्र किया। सीमांचल के समीकरण हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। मुसलमानों को साधने के लिए कई वादे भी किए गए। तेजस्वी यादव तो वक्फ कानून को फेंकने की बात तक कर रहे थे। देखिए, वही तो मुद्दा उनके पैर पर कुल्हाड़ी मार गया, क्योंकि पहले उन्होंने जो वक्फ कानून को लेकर रैली निकाली और कहा कि वक्फ कानून को हम फाड़ कर फेंक देंगे, दोबारा उन्होंने वक्फ कानून की बात नहीं की। इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि जब हम ग्राउंड जीरो पे गए तो सीमांचल के मुसलमानों ने कहा कि वक्फ तो गरीबों की संपत्तियों को हड़पता है, तो क्या गरीब का भला तेजस्वी नहीं चाहते? और इसलिए तेजस्वी ने इस बात को सुना और तेजस्वी ने वक्फ कानून का नाम तक लेना बंद कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि सीमांचल में मुसलमान तेजस्वी को तो वोट नहीं देगा। हाँ, वो वैसी को जरूर वोट दे सकता है, वो एनडीए को जरूर वोट दे सकता है, लेकिन तेजस्वी को एक बार फिर से वो वहां से भगाएगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि वहां पर ओवैसी ने किस तरीके से 5 सीटों पर जीतें हासिल की थी और आरजेडी ने कैसे ऑपरेशन ग्रीन चलाया और उसके विधायकों को अपने अंदर लिया और उसके बाद वो सीमांचल का जिक्र बार बार करते रहे। लेकिन इस बार भी क्या तेजस्वी को यही नौबत आने वाली है? क्योंकि अब की चाहे वो प्रत्याशी हो चाहे फिर आम जनता हो, वो मुसलमान तेजस्वी के बिल्कुल खिलाफ है। अगर ओवैसी की पार्टी वहां से जीतती है नवेंदु, और शायद नवेंदु भी इस बात से सहमत होंगे, तो
ना तो वो प्रत्याशी आरजेडी में शामिल होगा, और जिस तरीके से ओवैसी ने सीमांचल में अपना दबदबा बनाया है, क्योंकि देखिए हम बार बार कहते हैं बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करता। हाँ, ये सिर्फ हम बिहार के लिए कह रहे हैं, अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहां का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो मुसलमानों ने ये सोचा है कि हम तेजस्वी के अलावा किसको वोट दें, क्योंकि देखिए लालू यादव का जो MY फैक्टर है वो तेजस्वी के साथ भी रहा है, इसका कोई दो राय नहीं है। 2020 में भी हमने देखा था कि यही फैक्टर काम आ पाया था। लेकिन अब आप समझिए कि मुसलमान वोट बैंक छिटका है, अब या तो ओवैसी की साइड जाएगा या उन क्षेत्रीय पार्टियों के पास जाएगा जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जी, छिटकने की बात इन्होंने की है कि मुस्लिम वोट बैंक छिटका है। देखने को हमें कई बार मिला कि मुस्लिम लोगों की तरफ से भी, मुसलमानों की तरफ से भी कई बयानबाजियां सामने आई तेजस्वी को लेकर कि उन्होंने हमें नाराज कर दिया, हमारे पक्ष में वो कभी आवाज नहीं उठाते। तो क्या लगता है कि इस बार किसकी ओर वो शिफ्ट हो सकते हैं? देखिए, हर्ष जी ने जो बातें कही उसके दूसरे सिरे को हम समझते हैं कि मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वो कभी बीजेपी के हिस्से में कुछ वोटिंग करते हैं, कभी जेडीयू के हिस्से में करते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल आंकड़ा देखा जाए, अगर आप पुराने रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो मुस्लिम एक तरफा वोटिंग करते हैं महागठबंधन के फेवर में, और इस बार भी वही होने वाला है। मुस्लिम पूरी तरह से तेजस्वी के साथ इंटैक्ट हैं, महागठबंधन के साथ इंटैक्ट हैं, लेकिन कुछ हिस्सों पर जहां तेजस्वी से छिटक रहे हैं, कुछ ओवैसी की पार्टी में जा रहे हैं, कुछ जनसुराज के साथ जा रहे हैं, और उसकी संख्या बहुत कम है लेकिन वो बहुत निर्णायक है। लेकिन इसका सीधा फायदा एनडीए को हो सकता है। जिस तरीके से जनसुराज की आप बात कर रहे हैं, ओवैसी की बात कर रहे हैं कि वहां वोट बैंक शिफ्ट होता जा रहा है, तो इसका सीधा सीधा फायदा एनडीए को हो सकता है। वही तो असली लड़ाई है कि मुस्लिम जो है वो 70, 80, 90% तक तेजस्वी यादव के साथ हैं, लेकिन जो 10-15% मुस्लिम वोट बटेगा, अगर मान लीजिए पूरे बिहार में ओवैसी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ 10,000 वोट ही काटते हैं, तो पिछले बार 11 होंगे। नवेंदु से ये सवाल लूंगा कि जैसे मुकेश सहनी को ये कहा गया कि आप मुख्यमंत्री हम आपको बना देंगे, मुसलमानों के लिए पहले ये कहा जा रहा था कि मुसलमानों को कोई अहम पद मिलेगा। शायद तेजस्वी गलती कर गए, आप इस बात से सहमत हो कि वो भी मुसलमान ये सोचा कि कैसे हमारा प्रतिशत तो ज्यादा है लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाने का काम तो सहनी को किया जा रहा है। हाँ, बोला भी गया था कि हम दरी बिछाने के लिए रह गए हैं सिर्फ। देखिए, आपने बहुत सही बात की। जब हम ग्राउंड जीरो पर दरभंगा में थे तो सहनी समाज के लोग भी इस बात को कर रहे थे कि मुकेश सहनी को अगर घोषित किया गया है तो उसका लाभ कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी तरह तेजस्वी के साथ हालत है, वो कुछ भी करें नहीं भी करें, मुसलमान ज्यादातर उन्हीं के साथ इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि मुसलमानों की जो सोच है वो मोदी के खिलाफ है। और ऐसे में अगर 10-15% ही मुस्लिम वोट बटता है, क्योंकि पिछले बार का मैं जिक्र कर रहा था कि 10,000-11,000 वोटों से फासला हुआ था पूरे चुनाव का, इस बार यदि ओवैसी पूरे बिहार में सिर्फ 15,000 ही मुसलमानों के वोट काटते हैं, वो 32-33 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद जनसुराज 10,000 वोट काट लेता है, तो पूरा खेल ही पलट जाएगा। मुस्लिम यादव एक तरफा वोट करते हैं तेजस्वी को, लेकिन कुछ जगहों पर जहां वोट छिटक रहा है, कई ऐसी यादव बहुल सीटें हैं, जैसे बिस्फी की बात की जाए, वहां पर देखिए आप यादव जो है वो बीजेपी को वोट करते हैं, तो 90-10 का मार्जिन है। 90% जगहों पर मुसलमान यादव एक तरफा वोट करते हैं, लेकिन जो 10% जगहों पर वोट छिटकता है, चाहे यादवों का छिटका या फिर मुसलमानों का छिटकेगा, वो पूरा समीकरण तय करेगा। देख लीजिए ना कि राघोपुर में खुद यादवों का वोट बैंक छिटक रहा है। तेज प्रताप यादव ने कैसे यादव को उतारने का काम किया है, और जिस तरीके से जो कलह देखने को मिली है, परिवार की कलह जो राजनीतिक स्तर पर देखने को मिली, उसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा और यादव वोट बैंक कहीं ना कहीं कटता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव बहुत मजबूत है और मुझे लगता है कि 70 से 80% इस बात की संभावना है कि तेजस्वी यादव ही राघोपुर से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि लालू और आरजेडी के जो पारंपरिक वोटर हैं वो तेजस्वी के साथ जा रहे हैं, ना कि तेज प्रताप के जो सपोर्टर हैं, जो उनके कैंडिडेट है, या फिर बीजेपी के सतीश यादव बहुत मजबूत हैं। लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव क्योंकि विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है, तो इसका भी लाभ उनको मिल रहा है, तो राघोपुर से तेजस्वी यादव मुझे लगता है बहुत आराम से जीतेंगे। जीत का मार्जिन किसी भी हाल में 10,000 से ऊपर ही रहेगा। जी, बात 122 सीटों की भी कर लेते, क्योंकि नीतीश के कई मंत्री आज दांव पर लगे, उनकी किस्मत जो है आज आजमाई जाएगी। बिल्कुल 9 मंत्री ऐसे हैं जो नीतीश सरकार में हैं और उनकी किस्मत दांव पर है। आप देख लीजिए, जो विजेंद्र यादव सुपौल से चुनाव लड़ रहे हैं, लेसी सिंह पूर्णिया की धमदाहा से चुनाव लड़ रही हैं, जयंत राज कुशवाहा बांका के अमरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे 9 मंत्री हैं। बीजेपी की ओर से छातापुर से नीरज बबलू हैं। तो ये तमाम बड़े चेहरे, जिस तरह से पहले फेज में कई बड़े चेहरे मैदान में थे, सम्राट चौधरी थे, मंगल पांडे थे, उसी तरह से इस बार भी बड़े बड़े चेहरों पर दांव खेल। हॉट सीटों की बात करते हैं, हॉट सीटों का क्या क्या समीकरण है, कौन कौन सी सीटें आज सबसे ज्यादा हॉट? बिंदु की बात को ये
भी जोड़ूंगा कि बीजेपी जो ये कह रही थी, क्योंकि कई कहना था कि अगर वो उम्मीदवार उतार रही है तो कईयों के नाम काटे जा सकते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा हुआ है जो 5-5 बार एमएलए रहा है उस पर भी भरोसा जताया गया है। वो भी एक अहम फैक्टर साबित हो सकता है, क्योंकि आप देखिए चाहे वो पूर्वी चंपारण हो या फिर पश्चिमी चंपारण हो, वहां से जो गन्ना मंत्री हैं वो 5 बार एमएलए रह चुके हैं और उनको दोबारा से जब बीजेपी ने उतारने का काम किया है तो वो अहम फैक्टर साबित होगा, क्योंकि पैठ उनकी ज्यादा है। प्रेम कुमार को 9वीं बार बीजेपी ने टिकट दिया है, 8 बार से वो विधायक हैं लगातार, और 9वीं बार प्रेम कुमार का टिकट कहा जा रहा था कि कट गया, लास्ट मोमेंट में अचानक से जब लिस्ट आती है बीजेपी में तो उनका नाम शामिल होता है। बहुत एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी अगर कुछ और विधायकों का टिकट काट देती तो शायद बीजेपी की जीत का जो परसेंटेज होता वो पिछले बार से और ज्यादा होता और बीजेपी 85 से 90 सीटें जीत सकती थी। बिल्कुल, आज 122 सीटों पर दाव लगा हुआ है। देखने को मिल रहा है कि नीतीश सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत आज दाव पर है, लेकिन आगे चलकर क्या कुछ होता है। जिस तरीके से समीकरण मेरे सहयोगियों ने आपको बताए हैं कि मुसलमानों का समीकरण क्या बन रहा है, यादवों का समीकरण क्या बन रहा है, सीमांचल क्षेत्र की क्या स्थिति है अभी, और अभी तक 50% वोट हो चुके हैं, यानी कि बम्पर वोटिंग हो रही है। तो शाम तक क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। और इस पर अपील हम भी करते हैं बिहार के लोगों से, अगर आपने अब तक वोटिंग नहीं की है तो आप सब काम छोड़कर पहले वोटिंग कीजिए, और ये जो परसेंटेज है उसको इतना ज्यादा बढ़ा दीजिए कि पूरी दुनिया में एक उदाहरण दिया जाए कि बिहारी पर तो वैसे ही पूरी दुनिया गर्व करती है कि आप वोटिंग के सारे रिकॉर्ड। बिल्कुल, अपील हम भी करते हैं कि निकलिए घरों से और वोटिंग करिए, क्योंकि आप विकास चाहते हैं अपने घर के आगे नाली सड़क, क्योंकि देखिए आम जनता की यही कोशिश होती है कि उसे आम सुविधाएं मिल जाएं। बिल्कुल, आज देखने को मिलेगा कि सारे ही रिकॉर्ड जो है टूट जाएंगे। एग्जिट पोल के बाद क्या कुछ समीकरण सामने आते हैं, कितने रिकॉर्ड टूटते हैं हर घंटे, ये हम आपको जरूर बताएंगे। कैपिटल टीवी को देखते रहिए।